दोस्तों, आईएनडी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को कवर किया जाएगा। एमपीपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही एक्ट सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के फैक्ट को ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी संकलित किया है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस सीरीज के भाग 1 को, क्योंकि इस सीरीज के 3 भाग आएंगे। तीनों ही भाग के माध्यम से एक एक एक्ट को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की जरूरत ही क्यों पड़ी, या कोई भी अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें कि समाज के न्याय के दो मूलभूत तत्व होते हैं, स्वतंत्रता और समानता। किसी भी देश की न्यायपूर्ण व्यवस्था वह होती है जो समानता पर आधारित हो। किसी भी व्यवस्था में जितनी अधिक विषमता होगी, अन्याय व शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। अतः समाज में अस्पष्टता या छुआछूत जैसी बुराई के अंत के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 प्रवृत्त किया गया। अनुच्छेद 17 द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके संसद ने सर्वप्रथम 1955 में अस्पष्टता अपराध अधिनियम पारित किया। अस्पष्टता अपराध अधिनियम यानी इसका पहले नाम था अस्पष्टता अपराध अधिनियम। 1976 में इसके नाम को संशोधन करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया और इसको कठोर बनाया गया 1976 में, और इसका नाम सिविल अधिकार किया गया। अब हम मंजूरी की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की मंजूरी 8 मई 1955 को मिली थी और लागू 1 जून को हुआ था। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सरकार का कार्यकाल मान लीजिए चालू होता है, या पहला सेशन भी यहीं से चालू होता है, तो मई और जून। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले 8 मई को और 1 जून को, क्योंकि जब तीनों ही एक्ट पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं डेट कन्फ्यूजन करती हैं। कुल धाराओं की अगर बात करें तो 17 हैं। यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही आता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम गणतंत्र के किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये गणतंत्र के 6वें वर्ष पारित हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं धाराओं की। हमने आपको कुल 17 धाराओं का उल्लेख किया है। धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम, इसके विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त नाम इसका क्या है? पहले अस्पष्टता अपराध था, अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम हो गया है। विस्तार संपूर्ण भारत पर है। वहीं धारा 2 की अगर हम बात करें तो परिभाषाओं का उल्लेख मिलता है। परिभाषाओं को और डिटेल में चलते हैं तो एक का के तहत नागरिक अधिकारों से संबंधित परिभाषा है। अब यहाँ से हम आपको थोड़ी सा ट्रिक बताएंगे कि काका, काका से आप याद करिए, काका से थोड़ी बड़ा का कर लेना। काका से आप कहाँ मिलेंगे? होटल में। खा, खाली स्थान, जब खाली स्थान होगा तभी तो आप बैठेंगे, तो खा से याद कर लेना स्थान। गा, गीत, गीत कहाँ बजाते हैं? मनोरंजन स्थान के स्थान पर। घंटी, घंटी कहाँ बजेगी? पूजा के स्थान पर। घा का में विहित का उल्लेख है और खा में अनुसूचित जाति जनजाति का अर्थ उल्लेख है, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दिया गया है। डा की बात करें तो डा से डमरूद कहाँ मिलेगा? दुकान में। धारा 3 की अगर बात करें तो 3 से आप याद रखना, इसमें 3 शब्द आ सकते हैं, 3 ही शब्द आ सकते हैं। तो 3 शब्द 1, 2, 3। तो धार्मिक नियोग्यताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 3 में किया गया है। कोई व्यक्ति अगर आपको लोक पूजा स्थान में पूजा या धार्मिक सेवा में किसी किसी भी तरह से अगर आपको अस्पष्टता के आधार पर रोकता है तो इसमें दंड का प्रावधान न्यूनतम 1 माह है और अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, और जुर्माना 100 से 500 रुपये का। धारा 4 की अगर हम बात करें तो 4 में 4 शब्द आ सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4। तो सामाजिक की अगर हम बात करें तो धारा 4 में इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक नियोग्यताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 4 में है। दंड 1 माह से 6 माह और जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपये। धारा 5 की अगर हम बात करें तो धारा 5 में 5 शब्द आ सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। आपको ये याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं कि 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। अस्पतालों आदि में शिक्षण संस्थानों में व्यक्ति को प्रवेश देने से इनकार के लिए दंड का प्रावधान धारा 5 में किया गया है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दंड और जुर्माना लगभग एक सा ही है। बस केवल एक धारा है, धारा 7, जिसके तहत इसका थोड़ी सा परिवर्तन किया गया, वहाँ पे अलग प्रावधान किया गया। तो वो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। आपकी आपको एक बार अपना माइंड सेट बनाना है और उसको इसी तरह याद करना है। इसमें भी दंड का प्रावधान 1 माह से 6 माह का है और जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपये का है। धारा 6 में माल बेचने या सेवा करने से इनकार करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो दंड 1 माह से 6 माह का और जुर्माना 100 रुपये से 500 रुपये का।
धारा 7 की बात करें, अस्पष्टता संबंध में अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है या अस्पष्टता का व्यवहार करता है या क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे व्यवहार करने वाले को कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 6 माह और 100 से 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अभी तक तो सेम था, लेकिन यहाँ पे एक परिवर्तन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन ये आता है कि अगर आप बदला लेने की दृष्टि से कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको 2 वर्ष का कारावास कम से कम होगा। धारा 7 का क्या कहती है कि अगर विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पष्टता का आचरण समझा जाएगा, इसके बारे में बात कहता है। जब आप किसी व्यक्ति से बहुत ही निम्न कार्य, मृत पशु के शरीर को हटाना या उसकी खाल उधेड़ने जैसे कृत्य कराते हैं और भी निम्न कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे, तब आपको 1 माह की सजा नहीं होगी। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जब इस तरह के कार्य आप कराओगे तो 3 माह कम से कम सजा होगा, बाकी सेम है। 3 माह से 6 माह, 3 माह से 6 माह और कारावास 100 रुपये से 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 8 की बात करें, धारा 8 में उल्लेख मिलता है कि कुछ स्थिति, परिस्थिति या दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द होना। अनुज्ञप्तियों यानी लाइसेंस, इसको इंग्लिश में लाइसेंस बोलते हैं। लाइसेंसों का रद्द या निलंबन किया जाना। अब देखिए आपको किस तरह याद करना है। 3 से धार्मिक, 4 से सामाजिक, 5 से अस्पताल या शिक्षण संस्थान, 6 से जब आप इन सब से फ्री हो जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? दुकान, माल बेचने के लिए। माल बेचने गए, मान लीजिए आपको कोई आदमी ऐसा मिल गया, तो उल-जलूल की बात है, तो आपने बदला लेने की दृष्टि से किया तो 2 वर्ष का कारावास, और अगर आपने मृत पशु या किसी को गलत कार्य करवा तो 3 माह कम से कम कारावास होगा। धारा 8 की अगर हम आपसे बात करें, धारा 8 में आपने लाइसेंस रद्द कर दिया आपका, उसके बाद सरकार ने, आप नहीं माने तो उसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया। धारा 9 में इतना सब होने के बाद भी अगर आप नहीं माने तो सरकार द्वारा जो भी अनुदान आपके पास थे उसका भी निलंबन कर दिया, पुनर्गणन या निलंबन कर देना। तो धारा 9 में अनुदानों का निलंबन की बात करता है। धारा 10 में अपराध का दुष्प्रेषण की बात होती है। अपराध का दुष्प्रेषण लोक सेवक के संबंध में होता है। लोक सेवक के संबंध में, एक सेकंड, लोक सेवक के संबंध में जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेषण किया है। तो अपराध का दुष्प्रेषण धारा 10 में उल्लेखित है। धारा 10 का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति। हम आपको एक चार्ट के माध्यम से कंपैरिजन करके बता देंगे, जिसमें सिविल अधिकार होगा और SC ST। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन जब आपको बताएंगे तो उसमें आपको हम ये बता देंगे कि किस किस धारा में दोनों में सिमिलरिटी मिलती है। ठीक है, तो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार की धारा 10 का में उल्लेख है। धारा 11 की अगर बात करें तो पश्चातवर्ती दोष पर सजा की बात करता है। पश्चातवर्ती दोष सजा का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति एक बार अपराधी सिद्ध हो चुका है और दूसरी बार भी अगर कोई कृत्य करता है तो किस तरह के दंड का प्रावधान किया गया है। तो दूसरी बार अगर सिद्ध होता है तो पहली बार में तो 1 माह से लेकर 6 माह तक का था, और दूसरी बार ये हो जाएगा 6 माह से लेके 1 वर्ष तक, और तीसरी बार अगर आप करते हो तो 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक का। तो पहले 100 रुपये से 500 रुपये तक का था, दूसरी बार 200 से 500 हो जाएगा और तीसरी बार 500 से 1000 हो जाएगा। धारा 11 पश्चातवर्ती दोष के बारे में बात करती है। धारा 12 की अगर हम बात करें तो धारा 12 में उपधारणाओं की बात होती है कि न्यायालय की उपधारणा क्या है। न्यायालय की उपधारणा, तो ये आपको याद रखना, 12 प्रकार से न्यायालय अपनी सोच रख सकता है, उपधारणाएं कर सकता है। अब हम याद करने के माध्यम से आपको बता रहे हैं, किसी इस चीज़ को अन्यथा मत लेना। परिसीमा, परिसीमा है तो इसको याद क्या करना है कि तेरी सीमा क्या है। तो तेरी से हो गया 13, तो तेरी सीमा कहाँ है? 13 नंबर के धारा में उल्लेखित मिलता है। कोई सिविल न्यायालय ना तो कोई ऐसा आदेश पत्र देगा, ना ही कोई बात को धारण करेगा, ना ही अस्पष्टता के आधार पर किसी प्रथा या रूढ़ि को मान्यता देगा। तो धारा 13 क्या कहती है? सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा। धारा 14 कंपनियों द्वारा अपराध की बात करता है कि कंपनी में जैसे मान लीजिए 14 लोग हैं, याद करने के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि 14 लोग, याद रखिए कंपनी में 14 ही लोग हैं। कंपनी में 14 लोग हैं तो 14 लोगों ने अपराध कर दिया। जब कंपनी ने अगर कोई अपराध किया तो 14 के 14 नाम आएंगे, लेकिन मान लीजिए अब किसी को हटाना है, मान लीजिए उसने कहा कि सर मैं इंक्लूड नहीं था इसमें, तो उन्होंने कहा ठीक है आप सबूत पेश कीजिए। सबूत जब वो पेश करता है तो उसको हटाना है, तो यहाँ पे उसका मतलब हो गया सद्भावपूर्व कार्रवाई करना। तो जब कंपनियों द्वारा कृत होगा तो उसी के बाद सद्भावपूर्वक कार्रवाई होगी। तो सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण 14 का में होता है। 15 की बात करें तो अपराध संज्ञेय या संक्षिप्तता विचारणीय होता है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है संज्ञेय और एक होता है असंज्ञेय।
संज्ञेय होता है जो बहुत ही मतलब कि ये बोलेंगे अपन उसको कि अति गंभीर मामले, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं अति गंभीर मामले, जिसके अंतर्गत पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती है। तो अति गंभीर मामले संज्ञेय के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट गिरफ्तारी होती है। इसमें उल्लेखित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हर अपराध संज्ञेय होगा, और ऐसे हर अपराध सिवाय अधिक जो कम से कम 3 मास से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में भी निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्तः विचार किया जाएगा। तो 3 माह से अधिक के जो भी अधिक से कारावास से दंडनीय अपराध होंगे वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास विचार होंगे। अब हम आपसे 15 का की अगर बात करें तो 15 का राज्य सरकार का कर्तव्य है कि आप उनको इस अधिनियम को पूर्णतः लागू करवाना है। धारा 16 की बात करें तो अन्य विधियों पर अध्यारोपण ही की बात होती है। अध्यारोहण का मतलब होता है कि अन्य विधियों पर ये अधिरोपित होना। ठीक है, अगर कोई और विधि अगर आप लाते हैं अधिनियम, तो ये अधिनियम उन विधियों पर भी अध्यारोपित होगा। तो धारा 16 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को एक मजबूती प्रदान करता है। 16 का अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की बात करता है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पर यह लागू नहीं होगा। धारा 16 का केंद्र सरकार की शक्ति यहाँ पे उल्लेख में मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट धारा है। 2 इंपॉर्टेंट तो बहुत ही हैं, 10 का और 16 का, इन दोनों को तो आपको याद रखना है। यहाँ पे मिलता है सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, यहाँ पे मिलता है केंद्र सरकार की शक्ति, नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति, जबकि कर्तव्य किसके पास है? राज्य सरकार के पास। और कर्तव्य कहाँ हमने उल्लेख बताए थे? 15 काम है, लेकिन नियम कौन बता सकता है? केवल केंद्र सरकार। और धारा 17 निरसन। अब हम आपको एक बार और रिवीजन करवा देते हैं, जिससे आपको ट्रिक के माध्यम से याद रहे। जैसे 3 हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम आपसे बात करते 3 की। 3 बताया था तो धार्मिक, 4 बताया था तो सामाजिक, 5 बताया था तो अस्पताल, शिक्षण संस्थान, 6 बताया था जब आप इन सब से फ्री हो जाएंगे, भैया धर्म के कार्य कर लिए, समाज के कर लिए, स्कूल भेज दिया, 6वें में माल बेचने चले गए। माल बेच के जैसे ही बेच रहे थे तो साथ में आपको यह क्या हुआ कि भाई प्रॉब्लम हो गया, तो बदला लेने की दृष्टि से आपने कार्य किया तो 2 वर्ष का कारावास। और किसी को अब मृत प्रसूया खाल उधेड़ने की बात करी तो 3 से 6 माह तक का। 8 की बात करी, जब आपने ये सब गंदे कार्य किए तो लाइसेंस सरकार ने आपके रद्द कर दिया। उसके बाद भी आप नहीं माने तो सरकार द्वारा जितने भी अनुदान थे उनको भी कैंसिल कर दिया। 10 की अगर बात करें तो 10 में अपराध पर दुष्प्रेषण था। 10 का में सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी बताया आपको, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। 11 की अगर बात करें तो 11 में आपको बताया पश्चातवर्ती दोष की बात करता है कि मतलब एक बार आप अपराधी सिद्ध हो चुके, दूसरी बार कृत्य करते हैं तो सजा, और तीसरी बार करते हैं तो सजा का प्रावधान। दूसरी बार में 6 से 1 वर्ष तक का, और तीसरी बार में 1 से 2 वर्ष तक का। यहाँ पे 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना, यहाँ पे 500 से 1000 तक का। धारा 12 की बात करें तो धारा 12 में उपधारणाओं की बात होती है कि भैया न्यायालय की उपधारणा। 13 में तेरी सीमा क्या है, तो परिसीमा की बात होती है। 14 में कंपनियों द्वारा अपराध की बात करता है, जब कंपनियों द्वारा अपराध होगा तो 14 लोग शामिल होंगे, तो 14 काम है अपन उसको क्या करेंगे? सद्भावनापूर्ण पर कार्रवाई करेंगे। 15 धारा 15 क्या कहती है? अपराध संज्ञेय और विचारणीय होगा। 15 का क्या कहता है? राज्य सरकार का कर्तव्य कहता है। धारा 16 अन्य विधियों पर अध्यारोहित की बात करता है कि मतलब ये शक्ति प्रदान करता है इस अधिनियम को। वहीं 16 का की अगर बात करें तो 16 का अपराधी परिवीक्षा अधिनियम जो 14 वर्ष से अधिक व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। वो खा केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख करता है, और 17 में निरसन। तो ये था आपका पूरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण, पहला क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बता दें, अस्पष्टता अपराध अधिनियम के नाम से पहले ये जाना जाता था। यहीं पर कुछ और फैक्ट क्लियर कर दें। राष्ट्रपति की मंजूरी, इसको हमने आपको बताया था कि 8 मई को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी। वहीं लागू हुआ था 1 जून 1955 को, लागू 1 जून 1955 को हुआ था। कुल 17 धाराएं हैं। गणतंत्र के 6वें वर्ष लागू हुआ था, और संपूर्ण भारत पर यह लागू होता है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। पहले नाम अस्पष्टता अपराध हुआ था, और इसमें संशोधन कब किया गया? 1976 में, नवंबर 1976 में इसमें संशोधन हुआ। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार हमने आपको बताया संपूर्ण भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू होगा, कब लागू हुआ? 1 जून 1955 को, लेकिन मंजूरी 8 मई को ही मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के संदर्भ में सिविल अधिकार है कोई भी अधिकार जो किसी व्यक्ति को अस्पष्टता को समाप्त करने के कारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अनुसूचित जाति का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में उसे दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि धर्म के आधार पर नियोक्ताओं को प्रवर्तित करने के लिए, अब देखिए बात क्या है, सिर्फ इतनी सी बात है धर्म के आधार पर। तो आपको धर्म के आधार पर पता होना चाहिए धारा 3, समाज के आधार पर पता होना चाहिए धारा 4, और अस्पताल वाला और शिक्षण संस्थानों वाली धारा 5। धारा 3 सामाजिक नियोक्ताओं को प्रवर्तित करने के लिए धारा 4, अस्पष्टता के आधार पर अस्पताल आदि में व्यक्तियों को प्रवेश देने से रोकने के लिए धारा 5, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का निम्न में से किस प्राधिकारी को किसी क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना निरूपित, हमने बताया था आपको सामूहिक जुर्माना 10 का, और केंद्र सरकार की शक्ति 16 का, और राज्य सरकार का कर्तव्य 15 का। ये तीनों ही आपको याद रखना है राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की कौन सी धारा न्यायालय की अवधारणा की बात की तो ये गलत है, धारा 12 अवधारणा की बात करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। IND अकेडमी इसी तरह के और भी कंटेंट को देखने के लिए IND अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक्ट एक ऐसी फैक्ट है मतलब कि जिसके माध्यम से आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकते हैं। जैसे आपने 2018 के पेपर में भी देखा था कि 20 क्वेश्चन कवर किए गए, तो कहीं ना कहीं अपना वेटेज ये अलग रखते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक ये एक्ट पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। और आप IND अकेडमी के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस एक्ट की मैं PDF नीचे लिंक के माध्यम से दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।